आज की जो शीट है इसका टाइटल है ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज। देखो वर्ल्ड के पीछे पोस्ट्रोफेस लगा के इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है। इस टाइटल को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज की स्टोरी देखते हैं। देखो स्टोरी क्यों डाली गई है। स्टोरी इसलिए डाली गई है ताकि हम वर्ब को पहचान पाएँ, उसके सब्जेक्ट को पहचान पाएँ और कुछ ग्रामर के रूल्स यहीं से रिवाइज कर पाएँ। ये क्लोज टेस्ट नहीं है, ये एक स्टोरी है। क्लोज टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा होगा, इससे भी काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ सिर्फ अभी ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्दी से स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, फिर हम ऑप्शंस देखेंगे। इतने ऑप्शंस नहीं देखेंगे क्योंकि सेंस डेवलप करनी है एक। आ जाओ। द स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ। क्या कहती है स्टोरी? वंस अपॉन ए टाइम ए डॉटर डैश टू हर फादर दैट हर लाइफ वॉज मिजरेबल एंड दैट शी डैश नो हाउ शी वॉज गोइंग टू मेक इट। शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। भाई कहता है वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। ये पास्ट की टाइम को डिनोट करता है। आपने सुना भी होगा, वो पिक्चर भी थी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। यानी वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। इस चीज़ को मुझे समझ के पता लग गया था भाई यहाँ पास्ट की बात करेगा। इस वंस अपॉन ए टाइम को पढ़ के ही मुझे एक सेंस डेवलप हुई कि शायद आगे ऑथर पास्ट में चीज़ें बताएगा। ये कहता है एक समय की बात है, ए डॉटर, एक डॉटर थी, डैश टू हर फादर दैट हर लाइफ वाज मिजरेबल एंड दैट शी डैश नो हाउ शी वाज गोइंग टू मेक इट। भाई उसकी जो लाइफ है बहुत ही डिफ़िकल्ट है और वो नहीं जानती कि वो इस लाइफ को कैसे जीना है। सबसे पहले जहाँ भी फिलर दिखे वहाँ पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढो। कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए? देखो ए एक आर्टिकल दिखा, डॉटर एक नाउन दिखा। इसके बाद स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए यानी ये सब्जेक्ट बन सकता था। इसके बाद कोई ना कोई वर्ब चाहिए थी। यहाँ से ही मुझे आइडिया लगा कि शायद यहाँ पर कोई वर्ब आएगी। डैश टू हर फादर, टू भाई प्रपोजिशन थी, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव था और फादर बच्चों फिर से एक नाउन था। और ये पूरा मेरे वेयर का आंसर था कि वो लड़की कहाँ गई। वो लड़की अपने पिता के पास गई। आ जाओ। दैट हर लाइफ वॉज मिजरेबल एंड दैट शी डैश नो हाउ शी वॉज गोइंग टू मेक इट। अब भाई एक बात बताओ, इतने को पढ़ के ही मुझे पता लगा कि वो अपनी ज़िंदगी से दुखी थी, उसे अपनी ज़िंदगी मिजरेबल लगती थी। अब वो अपने पापा के पास जाके क्या कहेगी कि उसे पता है कि इसे कैसे जीना है? वो कहेगी भाई मुझे नहीं पता कैसे करना है। यानी यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए था, शी नो नहीं, यहाँ कुछ नेगेटिव वर्ड चाहिए था। और बिना ऑप्शन के मुझे एक सेंस आ रही थी कि नेगेटिव वर्ड चाहिए था तो नोट चाहिए था। और पास्ट टेंस में नेगेटिव के लिए डिड आता है, तो शायद मुझे लगा कि यहाँ डिड नॉट आ सकता है। शी डिड नॉट नो हाउ शी वॉज गोइंग टू मेक। अभी ऑप्शन देखेंगे जब और डिस्कशन करेंगे। आगे एक चीज़ सीखने वाली मिली, गोइंग टू मेक। देखो गोइंग टू मेक जो होता है ना, ये कई सेंस में यूज़ होता है। गोइंग टू मेक बच्चों अपने आप में टेंस नहीं बताता क्योंकि गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। भाई अब मुझे क्या पता कि ये क्या है? इससे पहले वाली जो वर्ब आती है वो अपना टेंस डिसाइड करती है। जैसे यहाँ ये कह रही है, ऑथर कह रहे हैं शी वाज गोइंग टू मेक इट। भाई उसे नहीं पता था कि वो ऐसे कैसे अपनी ज़िंदगी को जिएगी। इसी को मैं प्रेजेंट में भी बोल सकता हूँ। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई एम गोइंग टू मेक, आई एम गोइंग टू मेक ए प्लान। भाई मैं कोई प्लान बनाऊंगा। गोइंग टू का मतलब होता है मैं कोई चीज़ करने वाला हूँ, और क्या करने वाला हूँ वो चीज़ आगे बताता है। जैसे मैं बोल दूँ, मैं कह सकता हूँ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए जिम। या भाई मैं कहता हूँ मैं एक अपना जिम शुरू करना चाहता हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए जिम या एक सैलून। और इससे पहले जो वर्ब आती है बच्चों वही आगे का टेंस डिसाइड करती है। इससे पहले इस भी लग सकता था और वॉज भी लग सकता था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ सीखने वाली बात यहाँ ये मिली, इससे पहले इस भी लग सकता था, हाँ इस भी लग सकता था, एम भी लग सकता था, आर भी लग सकता था, वॉज भी लग सकता था बच्चों, और वर भी लग सकता था क्योंकि मुझे मालूम था कि गोइंग के अंदर वी वन प्लस आई एन जी है और ये सारी वही वर्ब हैं जो वी वन प्लस आई एन जी लेती है। लेकिन विल नहीं लग सकता था क्योंकि भाई विल के बाद तो वी वन प्लस आई एन जी आ ही नहीं सकती थी। इन 4-5 लाइनों से मैं ये बात सीखा। आगे आ जाओ। शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। भाई थक चुकी थी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते करते। इट सीम्ड जस्ट एज वन प्रॉब्लम वाज सॉल्व अनदर वन सून फॉलोड। इट, देखो इट यहाँ डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा था। इट सीम्ड, ऐसा लगता था जैसे एक प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और दूसरी प्रॉब्लम उसी टाइम उसके सामने आ रही है। इसीलिए वो अपने फादर के पास गई कि क्या करूँ अब मैं। हाउ फादर,
ए शेफ टुक हर टू दी किचन, उसके जो फादर थे वो एक शेफ थे और उन्हें किचन में ले गए। देखो कितनी बार किया है, दो कोमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर मैं इसे काट देता तब भी सेंस कन्वे हो जाती। हाउ फादर टुक हर टू दी किचन, और बिल्कुल ओके होता सेंटेंस। हर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता, फादर नाउन होता, इस फादर के लिए टुक वर्ब आ जाती, और हर इस सेंटेंस का बच्चों ऑब्जेक्ट बन जाता। टू क्या बन जाता, टू तो प्रेपोजिशन थी, द आर्टिकल होता, किचन एक नाउन होता, और ये पूरा वेयर टू द किचन। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई उसके पिताजी उसे कहाँ ले गए थे, मैं आपसे पूछता हूँ वेयर डिड अ फादर टेक हर, कि उसके पापा उसे कहाँ ले गए, आप कहोगे सर टू द किचन। सीख गए इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम। आगे देखो, ही फील्ड 3 pots विद 1 वाटर एंड प्लेस डैश ऑन ए हाई फायर। भाई ये कह रहा है कि ही उसके पापा ने क्या किया, 3 pots 3 गमलों को, 3 गमले नहीं सॉरी 3 बर्तनों को पानी से भर दिया और उन्हें आग के ऊपर रख दिया, प्लेस्ड ऑन ए हाई फायर। यहाँ पे ना एक कोशिश किया करो कि वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करो। अब आदत डाल लो भाई, 10 से 11 डेली डोज हो चुकी है, अब हैबिट बनाओ, वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढा करो। तो फील्ड का ऑब्जेक्ट ही था, क्योंकि कौन कर रहा था इस वर्ब को, ही तो कर रहा था। ही फील्ड 3 pots विद वाटर एंड प्लेस्ड डैश ऑन ए हाई फायर। यहाँ सीखने वाली एक चीज़ और मिली बच्चों, सीखने वाली चीज़ क्या मिली, मैंने पिछले किसी सेशन में बताया था कि एंड एक कंजंक्शन थी, और एंड कंजंक्शन थी बच्चों तो सेम चीज़ों को जोड़ती थी, और सेम चीज़ों को जोड़ती थी तो यहाँ देखो किस तरह से जोड़ रही है। इस V2 को किससे जोड़ा, इस V2 से जोड़ा। इस प्लेस्ड का सब्जेक्ट भी ही था, ये प्लेस्ड एक वर्ब थी और इस वर्ब का सब्जेक्ट भी ही था। या तो 2 सेंटेंस बनाता, ही फिल्ड 3 pots विद वाटर, फिर फुल स्टॉप लगाते ही प्लेस्ड, नहीं, या फिर इसने एंड से जोड़ दिया इनको, कोई इशू नहीं है, जोड़ सकता है। प्लेस्ड डैश ऑन ए हाई फायर, उन्हें आग के ऊपर रख दिया। अब मुझे इतना सा पढ़ के भी समझ आ रहा था कि भाई ही तो एक सब्जेक्ट था और प्लेस्ड एक वर्ब थी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मुझे ऐसा लगा कि शायद जो अगला फिलर आएगा उसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। आगे पढ़ते हैं। वंस द 3 pots बिगेन टू बॉयल, ही प्लेस्ड पोटैटोज इन द फर्स्ट pot, एग्स इन द सेकेंड पोट एंड ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स इन द थर्ड पोट। भाई जैसे ही वो जो थे उसके बर्तन थे, वो जैसे ही उनके अंदर का पानी उबलने लगा, उसने क्या किया, पहले के अंदर तो पोटैटो यानी आलू रख दिया, दूसरे के अंदर अंडे रख दिए, और भाई तीसरे के अंदर उसने कॉफ़ी बीन्स डाल दी। देखो यहाँ एक सीखने वाली चीज़ ये मिली, हमने बहुत बार हमारी क्लासेस में किया है, मैंने भी बताया आपको और सर ने भी सिखाया है हमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं बच्चों, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, और अगर एडजेक्टिव है तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। तो ये देखो ये नाउन आया, फर्स्ट पोट, सेकंड पोट, थर्ड पोट, यानी एडजेक्टिव थे, इनके बाद एक नाउन आया। और कैसे एडजेक्टिव थे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव थे। और एक रूल हमने हमारी क्लासेस में और भी किया था बच्चों कि इन ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल लगता है, इन ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल लगता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था द फर्स्ट, द सेकंड एंड द थर्ड। देख लो द लग रहा है, हो गया ना रूल वेरीफाई, द फर्स्ट पोट, द सेकंड पोट एंड द थर्ड पोट। आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन ऑर्डिनल एडजेक्टिव के सामने द क्यों लगता है। भाई ग्रामर में सारी चीज़ें रूल से बनी है, रूल से बनी है तो सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, कुछ भी रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जब आप बिगिनर थे तब हमने सीधा याद करवाया कि इनके सामने दा लगता है, आज सीख लो क्यों लगता है। बच्चों देखो, फर्स्ट जो है ये एक ऑर्डर बता रहा है, सेकंड जो है ये भी एक ऑर्डर बताता है, लास्ट जो है ये भी एक ऑर्डर बताता है। अब मैं बोल दूं द फर्स्ट बॉय, जो लड़का सबसे पहले बैठा है, या मैं बोल दूं एक ऑर्डर बता रहा हूं ना, द फर्स्ट शर्ट। भाई मैं बहुत सारी शर्ट्स मार्केट में देखने गया, जो पहली वाली थी मुझे वही पसंद आ गई सब। अब मैं उसे शॉपकीपर से कहूँगा भाई जो पहले वाली थी वो दिखा, द फर्स्ट वन, जो सबसे पहले दिखाई। यानी मैं उस एक नाउन को, उस एक शर्ट को बच्चों क्या कर रहा हूँ, मैं उसे डेफिनेट कर रहा हूँ। और बच्चों हमने कितनी ही बार सीखा है, ग्रामर कहती है कि डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट नाउन के साथ द आर्टिकल लगता है। इसीलिए बच्चों द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड होता है, क्योंकि ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर हैं तो ये अपने बाद वाले नाउन को डेफिनेट करते हैं। और भाई जब डेफिनेट कर दिया तो फिर मैं इनके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगाऊंगा।
ये रूल होता है। आज तक सिर्फ हमने रट्टा मारा था, आज हमने सीख भी लिया, समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है। आगे पढ़ते हैं। ही देन लेट देम डैश विदाउट सेइंग ए वर्ड टू हिज डॉटर। भाई उसने क्या करा, उनको रख दिया, लेट देम रख दिया और डैश, अपनी बेटी से कोई भी शब्द नहीं कहा। द डॉटर, अच्छा इसमें एक चीज़ और सीखने वाली मिली। ही देन लेट देम विदाउट सेइंग ए वर्ड टू हिज डॉटर। बच्चों यहाँ सीखने वाली एक चीज़ मिली। ही क्या था, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन था, बिल्कुल सही बात है। देन क्या था, व्हेन का आंसर था। लेट क्या था बच्चों, लेट यहाँ मेन वर्ब थी। लेट यहाँ बच्चों मेन वर्ब थी और ये पास्ट की बात थी, तो ये V2 फॉर्मेशन में थी। ये लेट जो थी V2 थी। ये बात तो आप समझ गए थे, लेकिन मुझे क्या चीज़ सिखानी है, मुझे सिखानी है बच्चों कि हमने क्लासेस में सीखा है कि दो तरह के इन्फिनिटिव होते हैं। हमने क्लासेस में क्या सीखा है बच्चों, हमने क्लासेस में सीखा है कि दो तरह के इन्फिनिटिव होते हैं। एक तो होता है 2+V1 और एक होता है बच्चों बेयर इन्फिनिटिव। हमने क्या सीखा था, एक होता था बेयर इन्फिनिटिव, और बेयर इन्फिनिटिव में 4 वर्ब ऐसी थी जो बेयर इन्फिनिटिव पर काम करती थी। कौन कौन सी थी, लेट, बिड, हेल्प, मेक। कौन सी वर्ब्स थी बच्चों, बोलो एक बार, रिपीट किया करो साथ साथ। लेट, बिड, हेल्प, मेक, ये 4 वर्ब ऐसी थी जो बेयर इन्फिनिटिव लेती थी। यहाँ मुझे दिख गया भाई लेट था, तो मैं इतना देख के ही समझ गया था कि अगर यहाँ कोई वर्ब आएगी तो वो कैसी फॉर्म में आएगी बच्चों, वो बेयर इन्फिनिटिव में आएगी। देखते हैं आगे, ऑप्शंस में देखेंगे आगे क्या कहता है। द डॉटर मोन एंड इम्पेशेंटली वेटेड वंडरिंग व्हाट ही वाज डूइंग। देखो यहाँ एक चीज़ मिली सीखने की, मौन। एक वर्ड होता है बच्चों मौन। मौन, मौन का क्या मतलब होता है भाई, किसी चीज़ को, इसी मौन से ना एक और वर्ड बनता है बच्चों मौन। इसका मतलब होता है उदास हो जाना, निराश हो जाना, और इसका मतलब होता है जब उदास या निराश हो जाते हैं तो उसमें जो आप दुख से वो करते हो, भाई क्या था भाई, जब उदास हो जाते हो तो आप अपने दुख को एक्सप्रेस भी तो करते हो, रोना पीटना नहीं मचा देते हम कई बार, ये वो होता है टू एक्सप्रेस ग्रीफ या फिर सोरो। और इस वर्ड को मैंने याद कैसे किया, इसको तो मैंने रिलेट किया था इस मौन से कि भाई ऐसा ऐसा एक और वर्ड था, दोनों का मतलब यही था, उदास हो जाना, निराश हो जाना, या अपनी परेशानी को, बेचैनी को रोते हुए व्यक्त करना। और याद कैसे किया बच्चों, मौन। देखो स्कूल में जब हम स्टूडेंट थे ना, तो हमारी टीचर आते थे तो हम बोलते थे गुड मॉर्निंग मैडम, हम बोलते थे मॉर्न, और होता क्या है मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग होता है लेकिन हम बोलते थे मॉर्न। तो हमारी मैडम हमेशा हमें डांटती थी कि बच्चों ये जो मॉर्न है ये कैसे गुड हो सकता है, भाई ये तो एक स्टेट ही होती है, रोना पीटना, अपना दुख व्यक्त करना। जब कि कोई व्यक्ति गुजर जाता है, कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली वाले भी तो रोते हैं, उस चीज़ को भी मौन बोलते हैं, भाई वो अपना दुख एक्सप्रेस करे। तो हमारी मैडम हमेशा डांटती थी कि भाई आप मेरी मॉर्निंग को मौन क्यों बना रहे हो। तो उस चीज़ से मैंने रिलेट किया था, आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। आ जाओ आगे क्या कहता है। आफ्टर 20 मिनट्स ही टर्न ऑफ द बर्नर्स। देखो 20 मिनट बाद बंदा क्या करता है, बर्नर्स को बंद कर देता है। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, टर्न ऑफ द लाइट भी बोल सकते हैं भाई, स्विच ऑफ भी बोल देते हैं और टर्न ऑफ भी बोल देते हैं, बंद करना होता है इसका मतलब। टर्न से हमने पहले भी कुछ फ्रेजल वर्ब्स की थी, रिलेट किया करो चीज़ों को तभी याद होगी। एक तो टर्न ऑफ ये की थी, एक हमने टर्न से क्या की थी बच्चों, हमने टर्न डाउन भी की थी। टर्न डाउन का मतलब क्या था, रिजेक्ट कर देना। और एक फ्रेजल वर्ब हमने टर्न से और भी की थी बच्चों, हमने की थी टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है आवाज़ बढ़ाना, हम कहते भी है टर्न अप दी वॉइस ऑफ रेडियो, भाई रेडियो की आवाज़ बढ़ा दो। और एक इसका मतलब होता है अपनी पोजेशन, अपना अधिकार छोड़ देना, त्याग देना। किसी ना किसी डेली डोज में ये 2 फ्रेजल वर्ब हमने की थी, तब मुझे याद है। आ जाओ ये आगे क्या कहता है। ही टुक द पोटैटोज आउट ऑफ द पॉट एंड प्लेस्ड देम इन ए बाउल। भाई उसने क्या किया, जो आलू थे उनको बाहर निकाला। सीखने वाली चीज़ वही बात भाई, अब जो वो वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना है तो इस टुक का सब्जेक्ट ही था, क्योंकि वो डूअर था, वही तो इस वर्ब को कर रहा था। ही टुक दी पोटैटोज आउट, भाई पोटैटोज को बाहर निकाला उसने, ऑफ दी। और एक चीज़ और सीखने वाली बात हुई भाई, ही टुक्स दी पोटैटो आउट, ठीक है, यहाँ आउट प्रपोजिशन का काम नहीं कर रही थी, एक एडवर्ब का काम कर रही थी। भाई कहाँ रखा उसने पोटैटोज को, वेयर, उसने बाहर निकाला, ऑफ द पॉट एंड प्लेस देम इन ए बाउल, और बाउल यानी एक कंटेनर में उन्हें रख दिया। यहाँ से एक और चीज़ सीखने वाली मिली बच्चों, रिलेट करा करो चीज़ों को तब याद होगी। एक तो ये वाला बाउल होता है बच्चों, एक ये वाला बाउल भी होता है, ये वाला बाउल भी होता है। देखो इस बाउल का तो मतलब होता है कंटेनर, इस बाउल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ इंटेस्टाइन, जो हमारे पेट में जो हमारी आंत वगैरह होती है ना, उसकी डिविजन्स को,
उसके हिस्से को भी एक बाउल बोलते हैं। डिवीजन ऑफ इंटेस्टाइन्स, डिवीजन ऑफ इंटेस्टाइन्स उसको भी बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड मेडिकल में भी यूज़ हो जाता है कई बार, ये वाला वर्ड बाउल्स। ठीक है, इसको याद रखना, मेडिकल टर्म्स में भी यूज़ होता है। आगे कहता है ही पुल्ड दी एग्स आउट, भाई उसने अंडे बाहर निकाले, एंड प्लेस दैम इन ए बाउल, बाउल में रख दिया, कोई इशू नहीं है। ये लाइन 2 बार आ गई क्या? हाँ, या मैंने 2 बार पढ़ दी। ही देन लैडल्ड दी कॉफ़ी आउट, अच्छा पहले उसने पोटैटोज बाहर निकाले, फिर उसने अंडे बाहर निकाल के बाउल में रख दिए। अब उसने क्या करा, ही देन लैडल्ड दी कॉफ़ी आउट एंड प्लेस्ड इट इन ए कप। देखो मुझे पता लगा ही सब्जेक्ट था और लैडल्ड एक वर्ब थी बच्चों, V2 थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों, लैडल्ड का मतलब होता है पुट ए लिक्विड इन ए कंटेनर। भाई किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में रखना, गिलास में, कप में, कहीं भी रख दो, डालना, उस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। ही देन लैडल्ड दी कॉफ़ी आउट एंड प्लेस इट इन ए कप, भाई निकाल ली और उसे कप में रख दी। अब वो क्या कहता है, टर्निंग टू हर, अब अपनी बेटी की तरफ मुड़ा और कहता है, देखो 2 कोमास के बीच में जो ऑथर है एज इट इज़ उसकी इन्फॉर्मेशन उठा रहा है, ये भी वो कह रहा है, ये भी वो कह रहा है, ये भी वो कह रहा है, जहाँ जहाँ 2 कोमास के बीच की इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ उसकी उठा रहा है। डॉटर को कहता है, डॉटर व्हाट डू यू सी, भाई बिटिया आपको क्या नज़र आ रहा है? वो लड़की अब क्या कहती है, क्या नज़र आ रहा है? भाई पोटैटोज, एग और कॉफ़ी। शी हेस्टली रिप्लाइड, देखो उसने रिप्लाई कैसे किया, हेस्टली रिप्लाई किया। इसके पीछे एल वाई था, जिसके पीछे एल वाई थी वो क्या होती थी बच्चों, एडवर्ब होती थी। अब आ जाओ, इस हेस्टली से बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। एक बारी थोड़ा इस पर काम करते हैं। ये हेस्टली एडवर्ब हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, होने दो। यही हेस्टली बच्चों एक हेस्टी वर्ड भी यूज़ होता है, हेस्टी। अब ये एडजेक्टिव हो गया, वर्ड सेम ही है, और इन्हीं से अगर मुझे नाउन बनाना हो बच्चों, तो मैं क्या नाउन बना सकता हूँ? मैं बना सकता हूँ हेसन। मैं इसे बोलता हूँ भाई हेसन, ये इसका नाउन हो गया। मैं इसे बोलता हूँ हसन, मैं इसे बोलता हूँ हसन। मैंने इसे कैसे रिलेट किया था बच्चों? मैंने इसे रिलेट किया था कि कोई हसन नाम का व्यक्ति है और वो बहुत जल्दबाजी करता है। इसका मतलब ही होता है क्विकली, इन ए फास्ट मैनर, टू डू समथिंग वेरी क्विकली, किसी चीज़ को बहुत जल्दी से करना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाना, उसी में ये वर्ड यूज़ होता है, टू डू समथिंग क्विकली। बहुत कहते नहीं है, कई लोग होते हैं जल्दी जल्दी कर, बस जल्दी जल्दी, उस तरह के भाई जल्दबाजी करना। तो अब उस लड़की ने कैसे रिप्लाई किया, हेस्टली, जल्दी से बोली, क्या है, पोटैटो, एग्स और कॉफ़ी है, और क्या है भाई। तो देखो आगे क्या कहता है, वो फादर कहता है लुक क्लोजर, भाई ध्यान से देख, ही सेड, एंड टच दी पोटैटोज, और वो कहता है कि ध्यान से देख और इन आलूओं को तो बल्कि टच कर। अब वो लड़की उस जो पोटैटोज थे उनको टच करती है, शी डिड। देखो डिड यानी, मैं कहता हूँ शी डज यानी वो कर रही है, और शी डिड ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा था। शी डिड, भाई उसने किया, और उसने क्या नोटिस किया, एंड नोटेड। यहाँ कुछ बच्चों को शायद डाउट आ जाता कि भाई डिड के बाद V1 आनी थी, लेकिन V2 क्यों लगाई? V2 इसलिए लगाई बच्चों क्योंकि यहाँ पर एंड एक कंजंक्शन थी जो इस V2 डिड को इस V2 से जोड़ रहा था। उसे 2 सेंटेंस बताने थे, उसे बताना था शी डिड, भाई उसने पोटैटो को टच किया, एंड शी नोटेड वो कह सकता था, लेकिन उसने डायरेक्टली दोनों वर्ब्स को जोड़ा क्योंकि उनका सब्जेक्ट एक था। इस वर्ब का भी सब्जेक्ट शी था और इसका सब्जेक्ट भी शी ही था। आगे बढ़ते हैं, शी डिड एंड नोटेड दैट दे वर सॉफ्ट, उसने महसूस किया भाई वो तो सॉफ्ट है, कोई इशू नहीं है। ही देन आस्क्ड हर टू टेक एन एग एंड ब्रेक इट, अब कहा कि अब भाई एक बार आलू को टच किया, अब कहा एग को निकाल और उसे तोड़ के देख, उसने तोड़ा। आफ्टर पुलिंग ऑफ द शेल, भाई जैसे ही जो एग का कवर था वो शेल उसने हटाया, शी ऑब्जर्व द हार्ड बॉयल्ड एग, भाई जो एग था वो कैसा हो गया, हार्ड हो गया, और बॉयल्ड एग था। फाइनली, अब उसके फादर ने क्या कहा, फाइनली, फाइनली क्या था बच्चों, व्हेन का आंसर था, कब का, व्हेन, फाइनली। अब वो क्या कहते हैं, यानी एडवर्ब का काम कर रहा था। ही आस्क्ड हर टू सिप द कॉफ़ी, अब वो अपनी बेटी से कहते हैं कि भाई इस कॉफ़ी को और पी ले। सिप का मतलब ही होता है एक घूंट भर के देख, सिप का मतलब ही होता है एक घूंट भर के देख। हर टू सिप द कॉफ़ी, अब उसने क्या किया भाई, उस कॉफ़ी को पिया। इट्स रिच एरोमा ब्रोट ए स्माइल टू हर फेस, इट्स रिच, देखो इट्स किसका काम कर रहा था बच्चों, इट्स यहाँ किसका काम कर रहा था, इट्स जो हमने एक शीट में हमने इट्स पर काम किया था ना भाई, देयर इज़ अ कैच टू इट में, इट्स यहाँ पर एक डिटरमाइनर का काम कर रहा था, और इसके बाद कोई नाउन आना था, तो ये नाउन आया बच्चों एरोमा। और रिच मतलब उसका अच्छा, उसकी क्वालिटी अच्छी थी, और हमने सीखा था इट्स के आगे भी नाउन पीछे भी नाउन। भाई इट्स किसी नाउन के लिए आता है, कौन से नाउन के लिए आता है, जो सिंगुलर हो, यहाँ कॉफ़ी के लिए आया था। ओके, यहाँ तक
अब बारी आई एरोमा। भाई एरोमा नाउन था, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच तो मुझे पता लगी, लेकिन इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग था बच्चों कोई एटमॉस्फेयर सा। इसमें एरोमा का यूज़ ही ऐसे होता है भाई, कोई एटमॉस्फेयर। कैसा एटमॉस्फेयर है? कोई अच्छा एटमॉस्फेयर टाइप, या फिर कोई प्लीजेंट स्मेल। या तो उसका अच्छा एटमॉस्फेयर है या फिर उसकी स्मेल कैसी है भाई? प्लीजेंट स्मेल है। ठीक है भाई, कोई प्लीजेंट स्मेल। इस वर्ड को याद कैसे रखोगे? सिंपल सा वर्ड है भाई, याद रख ही लेना, कोई इशू नहीं है। नहीं तो मैं बता देता हूँ मैंने कैसे याद किया था। भाई मैंने तो ऐसे याद किया, इसके अंदर दिखा एरोमा। भाई रोम, रोम एक देश है, और ए आर से एयर, मैंने रिलेट कर लिया था, रोम की एयर बहुत अच्छी है, उस तरीके से मैंने याद किया था। आगे कहता है फादर व्हाट डज दिस मीन, शी आस्क्ड। देखो फिर से दो कोमा के बीच में, यानी एज इट इज़ उसके वर्ड उठा रहा है। अब वो लड़की कहती है पापा इसका क्या मतलब है भाई? अब वो बंदा समझाता है, कहता है देखो ही देन एक्सप्लेन दैट द पोटैटोज, द एग्स एंड द कॉफ़ी बीन्स हैड ईच फेस्ड द सेम एडवर्सिटी, द बॉइलिंग वाटर। एडवर्सिटी होता है भाई समस्या, जिसे कह सकता हूँ मैं आपकी प्रॉब्लम। ये कहता है कि देख भाई, पोटैटो ने, एग ने और कॉफ़ी ने, सभी ने एक तरह की समस्या झेली। हाउ एवर ईच वन रिएक्टेड डिफरेंटली, लेकिन फिर भी हर एक ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स किया। अब कैसे रिस्पॉन्स किया? द पोटैटो वेंट इन स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड अनरिलेंटिंग। भाई पोटैटो जो था वो कैसा हो गया? वो स्ट्रॉन्ग बन गया, हार्ड बन गया और अनरिलेंटिंग बन गया। अनरिलेंटिंग का मतलब क्या होता है? देखो इसके अंदर तो इटाइमोलॉजी से इसका मतलब सीख लेते हैं एक बारी। इसके अंदर अन दिखा, अन क्या होता है आप सभी जानते हो बच्चों। अन एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, अन एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। तो मुझे यहाँ से पता लगा कि कोई वर्ड तो रिलेंट था। बिल्कुल, वर्ड क्या था बच्चों? रिलेंट। और रिलेंट भी एक वर्ब थी। रिलेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पर कम हो जाना। भाई किसी चीज़ की गुस्से को, किसी के दर्द को, पेन को कम कर देना। टू सीवियर, भाई अब वो कम हो गई समस्या, टू सीवियर कर दिया, या उसको पैसिफाई कर दिया। या एक और वर्ड भी यूज़ होता है इसका सिनोनिम, क्या बच्चों? मोलिफाई। भाई आप किसी के दर्द को, किसी की पीड़ा को, या किसी के गुस्से को कम कर सकते हो, उस सेंस में भी ये यूज़ होता है। तो रिलेंट का मतलब तो था भाई कम होना, और अनरिलेंट का मतलब तेज होना। भाई नेगेटिव सफिक्स था तो वो और स्ट्रॉन्ग हो गया, टफ बन गया वो, और जो पोटैटो था। आगे कहता है बट इन बॉइलिंग वाटर इट बिकम। हाँ भाई, बॉइलिंग वाटर, जो पोटैटो सिंपल था वो पहले स्ट्रॉन्ग था, हार्ड था और अनरिलेंटिंग था, लेकिन बॉइलिंग वाटर, पानी जब बॉइलिंग वाटर में रखा तो वो सॉफ्ट बन गया और कमज़ोर हो गया। आलू ने तो भाई ये प्रॉपर्टी दिखाई, भाई पहले स्ट्रॉन्ग था, हार्ड था, अनरिलेंटिंग था, लेकिन जब पानी के अंदर गया तो वो कैसा बन गया बच्चों? वो सॉफ्ट बन गया। अब ये बात करता है एग की, कि एग ने कैसे बिहेव किया। ये कहता है देखो एग वॉज फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब होता है वीक। ये कहता है भाई जो एग था वो फ्रेगाइल था, कमज़ोर तो पहले ही था। उसका जो आउटर शेल था वो बहुत कमज़ोर था, लेकिन उसके आउटर शेल ने क्या किया? उस लिक्विड को अंदर आने से रोकने की कोशिश की, प्रोटेक्टिंग इट्स लिक्विड इंटीरियर अंटिल इट वाज पुट इन द बॉइलिंग वाटर। भाई वो उसके बचाने की कोशिश कर रहा था पानी को अंदर आने की, लेकिन जैसे ही उसे बॉइलिंग वाटर में रख दिया वो पानी की संपर्क में आके कैसा हो गया? हार्ड हो गया। देखो तीनों ने सेम कंडीशन फेस की। पोटैटो ने क्या किया भाई? पहले हार्ड था, पानी में जाके सॉफ्ट हो गया। एग पहले वीक था, लेकिन जब पानी में गया तो वो हार्ड हो गया। और ग्राउंड कॉफ़ी ने तो भाई बहुत ही मज़ेदार चीज़ कर दी, यूनिक कर दिया कुछ। यूनिक, यहाँ से एक सीखने वाली चीज़ मुझे मिली बच्चों, यूनिक। जो यूनिक होता है वो एडजेक्टिव होता है, आप सब जानते हो, कोई इशू नहीं है। और एक यूनिक पर भी बात करते हैं। सेंटेंस देखो, द ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स वर यूनिक। इज अ मार वॉज वर जब भी कभी मेन वर्ब बन जाएं। यहाँ मेन वर्ब बन गया वर, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। ये यूनिक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। अब मुझे एक बात बताओ भाई, कॉफ़ी बीन्स ही यूनिक थे क्या? हाँ बच्चों, कॉफ़ी बीन्स ही यूनिक थे, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। और यूनिक के बारे में जो मुझे बात बतानी थी बच्चों वो ये थी कि यूनिक एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव की कुछ डिग्रियां होती हैं। हमने किया है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन बच्चों यूनिक की कोई भी डिग्री नहीं होती। मैं ऐसे नहीं कह सकता मोस्ट यूनिक की, वो सबसे यूनिक था। भाई जो चीज़ यूनिक है वो अपने आप में ही तो सबसे अलग है। जो चीज़ यूनिक है वो अपने आप में ही सबसे हटके है, तो उसकी डिग्री कैसे बना दोगे?
ये चीज़ मुझे बतानी थी कि यूनिक एडजेक्टिव की कोई डिग्री नहीं होती। एग्ज़ाम में कई बार एरर बनता है, वो आपको दे देगा मोस्ट यूनिक। उस टाइम पे आपको समझना होगा कि यूनिक तो अपने आप में यूनिक है, तो मोस्ट की आवश्यकता नहीं, इसे हटा दो। आ जाओ आगे, आ जाओ। क्या कहता है? आफ्टर दे वर एक्सपोज। अब भाई वो कॉफ़ी की बात कर रहा है, कॉफ़ी बीन्स की। वो कह रहा है आफ्टर दे वर एक्सपोज टू दी बॉइलिंग वाटर। भाई जब उन्हें उस बॉइलिंग वाटर में डाला गया तो क्या हुआ? दे चेंज दी वाटर, उन्होंने पानी को ही बदल दिया। एंड क्रिएटेड समथिंग न्यू, और कुछ अलग बनाया। विच वन आर यू? भाई बहुत बड़ी बात कह गया। इसी, अब दो कोमा के बीच में उसी की लाइनें ऑथर ने उठाई। अब वो अपनी बेटी से पूछते हैं भाई तू कौन है? ही आस्क्ड हिज डॉटर कि भाई तुम कौन से हो? तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है भाई जब देखो गर्म पानी में सभी ने प्रॉब्लम्स फेस की, पोटैटो ने भी की, एग ने भी की, कॉफ़ी बीन ने भी की। हर एक ने अलग अलग तरीके से उन प्रॉब्लम्स को टैकल किया। तो जो फादर है वो ये समझाना चाह रहा है कि भाई समस्याएं सबकी ज़िंदगी में है, हम सबकी ज़िंदगी में, हमारी में भी है, आपकी में भी है, लेकिन हम उन्हें कैसे टैकल करते हैं, यही चीज़ हमें यूनिक बनाती है, डिफरेंट बनाती है। हमारा एटीट्यूड कैसा है प्रॉब्लम्स के प्रति, ये यही चीज़ कह रहा है भाई। व्हेन एडवर्सिटी नॉक्स ऑन योर डोर हाउ डैश रिस्पॉन्ड। भाई ये कह रहा है जब भी समस्या तुम्हारी डोर पर आती है, यानी ज़िंदगी में जब भी तुम्हारे सामने कोई समस्या आती है, तो तुम रिस्पॉन्स कैसे करते हो? कुछ लोग होते हैं, आर यू ए पोटैटो? भाई तुम पोटैटो हो तो तुम सॉफ्ट हो जाओगे, एग हो तो टाइट हो जाओगे, और कॉफ़ी के बीन हो तो कुछ अच्छा, कुछ यूनिक कर लोगे उस प्रॉब्लम में भी। भाई होता है ना, कुछ लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ सिर्फ रोते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं उन प्रॉब्लम्स के साथ भी बहुत अच्छा कर जाते हैं अपनी लाइफ में। तो ये ऑथर वही सेंस दे रहा है कि भाई समस्याएं सबकी लाइफ में है, बस आपका एटीट्यूड ही है जो आपको एक यूनिक बनाता है कि आप कैसे बिहेव करते हो उन चीज़ों के साथ। जो फिफ्थ पिलर था, फिफ्थ पिलर देखते ही मुझे पता लगा, मैंने देखा पीछे क्वेश्चन मार्क, मैंने क्वेश्चन मार्क को देखते ही मैं समझ गया था कि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भाई यहाँ कोई और वर्ब आएगी, कोई हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए इस ब्लैंक में। अब आ जाओ देखते हैं। देखो इसके जो फिलर्स थे कुछ भी नहीं थे, आप सब भर सकते थे, मेरे बिना समझाए भी भर लेते, लेकिन मुझे इस स्टोरी के थ्रू ग्रामर सिखानी थी, इसीलिए मैंने ये स्टोरी डाली है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इन लाइफ द थिंग्स हैपन अराउंड अस। भाई ज़िंदगी में हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है। थिंग्स हैपन टू अस, हमारे लिए होती है, बट द ओनली थिंग दैट ट्रूली मैटर्स इज़। हमारे आसपास चीज़ें हो, हमारे लिए हो, कुछ मैटर नहीं करता। जो एक बात मैटर करती है वो ये है कि उन परिस्थितियों में आप कैसे, हाउ चूज़ टू रिएक्ट इट, आप कैसे उन परिस्थितियों में रिएक्ट करते हो, वही चीज़ मैटर करती है। वट वी मेड आउट ऑफ इट, जैसी परिस्थितियाँ हम उनमें कितना अच्छा कर सकते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, अडोप्टिंग एंड कन्वर्टिंग ऑल द स्ट्रगल्स दैट वी एक्सपीरियंस इनटू समथिंग पॉजिटिव। भाई ज़िंदगी है क्या, जितनी भी ज़िंदगी में समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को एक पॉजिटिविटी में बना लो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम सबकी लाइफ बहुत गुड हो जाए, ये ज़िंदगी की सच्चाई है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सबकी लाइफ गुड हो जाए। तो जो चीज़ बैड है उन्हीं के साथ कुछ अच्छा कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कमियां सब में हैं, उन कमियों के साथ ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उन कमियों को दूर हटा के, अपने से धीरे धीरे हटा के, नई चीज़ें सीखते सीखते पॉजिटिव रहते रहते, ये ऑथर इस बात से सेंस देना चाह रहा था। स्टोरी मैंने समझा दी, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझा दी आपको, और फिलर्स कैसे भरने थे इसके वो भी बता दी। अब एक बारी जल्दी से मैं फील करवा देता हूँ। देखो क्या था बच्चों, फर्स्ट फिलर कहता है वंस अपॉन ए टाइम ए डॉटर डैश टू हर फादर। हम कर चुके थे कि यहाँ ए आर्टिकल था, डॉटर नाउन था, यहाँ कोई ना कोई वर्ब चाहिए थी, और वर्ब चाहिए थी बच्चों तो वो V2 फॉर्म में चाहिए थी, क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम एक पास्ट की डेजिग्नेशन थी। तो यहाँ मुझे कुछ वर्ब्स दिखी, आ जाओ इन पर डिस्कशन करते हैं। कंप्लेन, भाई सीधी सी बात थी बच्चों, कंप्लेन तो क्या था, कंप्लेन तो V1 थी, और पास्ट की बात थी तो ये तो हो नहीं सकता था। कंप्लेन्स, कंप्लेन भी V1 थी, और ये क्या थी, ये तो उसकी सिंगुलर फॉर्म थी क्योंकि पीछे S लगा रहा था, तो ये भी हट गया। बचा क्या, दो ऑप्शन बचे, या तो कंप्लेंट बचा या कंप्लेंट बचा। बच्चों ये कंप्लेंट तो एक नाउन होता है, ये तो एक नाउन होता है, और वर्ब कौन सी है इनमें से, इनमें से वर्ब ये है, और ये V2 फॉर्म है कंप्लेंट। एक याद रखना, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जिनके पीछे ED आ जाए वो ज़्यादातर केसेस में वर्ब ही होती है, और वर्ब की भी V2 या थर्ड फॉर्म होती है, इसे याद रख लो। तो इसका आंसर आ जाता C। आगे क्या कहता है, आगे कहता है शी डैश नो हाउ शी वाज गोइंग टू मेक इट। अब भाई उसे पता था क्या कि कैसे करनी है चीज़ें, उसे पता ही नहीं था कैसे करनी है, तो यहाँ कोई नेगेटिव वर्ड आना था और कोई हेल्पिंग वर्ब आनी थी। मैंने पहले भी बताया था, डिड नॉट नो आना था। देखते हैं एक बारी है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल दिया है। डू क्यों हटाया बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव सेंस, उसे पता ही नहीं था। मैं कहता शी डू नो,
डी डू नो का मतलब तो होता है भाई मुझे पता है, शी नो भी होता है और शी डू नो भी होता है भाई, सीधी सी बात है। शी नो का मतलब है हाँ हाँ भाई हाँ मुझे पता है, शी नो का मतलब है हाँ मुझे पता है। और शी डू नो का मतलब क्या है भाई कि हाँ उसे पक्का ही पता है। ये डू एक एम्फेसाइज करता है आने वाली वर्ब को, ठीक है। तो यहाँ तो उसे पता ही नहीं था, तो डू तो वैसे भी नहीं आता बच्चों, ना ही डिड आना था। बात तो होनी थी डिड नॉट या डू नॉट की, और पास्ट टेंस था तो मैंने डोंट भी हटाया, सिर्फ आंसर बचा मेरे पास डिड नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़े, नेक्स्ट फिलर को पढ़ते हैं। ही फिल्ड 3 पॉट्स विद वाटर एंड प्लेस डैश ऑन ए 5 फायर। अभी अभी हमने सीखा ही एक सब्जेक्ट है और प्लेस्ड एक वर्ब है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ क्या लगाना था बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस में मुझे यहाँ लगाना था देम। भाई उसने उन सबको वहाँ रख दिया, फायर के ऊपर रख दिया। यहाँ ऑल वैसे भी नहीं आता। ईच और एवरी के बारे में मेरे हिसाब में थोड़ी सी डिस्कशन हमें कर लेनी चाहिए। ईच और एवरी के बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ बच्चों। पहले एवरी की बात करते हैं। एवरी जो होता है ना, एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव होता है तो इसके बाद कोई नाउन आना चाहिए, यानी एवरी बॉय, एवरी स्टूडेंट, एवरी चैप्टर, एवरी डे, ठीक है। एवरी सिर्फ एडजेक्टिव की तरह काम करता है। लेकिन जो ईच होता है, ईच कई तरीके से काम कर जाता है बच्चों। ईच एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और ईच कई बार प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। ईच एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आता है। ईच बॉय, ईच बॉय, ईच पेंसिल, ईच चैप्टर, ईच क्लास, ईच मार्कर। और सिंगुलर नाउन आ रहा है तो वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। जैसे मैं कह सकता हूँ आपसे बच्चों, ईच बॉय, ईच बॉय का मतलब हर लड़का वर्क्स हार्ड, हार्ड वर्क कर रहा है। इसीलिए देखो ईच बॉय में ईच एडजेक्टिव था, इसके बाद जो नाउन आया, ईच के बाद जो नाउन आया सिंगुलर आया, और इसीलिए वर्ब भी उसने कैसी ली बच्चों, सिंगुलर ली। ये बात तो हो गई जब ईच मेरा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। लेकिन यही ईच कभी कभी वर्ब की तरह, सॉरी वर्ब की तरह नहीं, प्रोनाउन की तरह भी काम कर जाता है। और जब ईच प्रोनाउन की तरह काम करता है तो ये 3 तरीके से काम करता है। बहुत अच्छी बात सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जब ईच प्रोनाउन की तरह काम करता है बच्चों तो ये 3 तरीके से काम करेगा। एक बार इसको ढंग से लिखते हैं। जब ईच बच्चों प्रोनाउन की तरह काम करेगा तो ये 3 तरीक़ों से काम करता है। जब ईच मेरा प्रोनाउन की तरह काम करता है तो ये 3 तरीक़ों से काम करेगा। या तो ये काम करेगा ऑफ, इसके बाद ऑफ लगता है। जैसे मैं कह दूं ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू, भाई हर एक को करना है ये, ईच ऑफ यू। या तो जब ईच के बाद ऑफ दिखे तो समझ जाओ वो प्रोनाउन की तरह काम करते हैं, क्योंकि ऑफ समझने की कोशिश करो। ऑफ एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन जोड़ती है अपने ऑब्जेक्ट को किसी और चीज़ से। तो यहाँ ये अपना ऑब्जेक्ट इस प्रोनाउन को किससे जोड़ रही है, इस प्रोनाउन से जोड़ रही है। एक तो ये यूज़ है ईच का। ईच जब भी यूज़ हो प्रोनाउन की तरह तो उसके पीछे कई बार ऑफ लगता है, और ऑफ लगता है बच्चों तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन लगेगा, सॉरी प्रोनाउन लगेगा। और ईच का कौन सा यूज़ आता है मेरे पास, ईच का एक और यूज़ आता है। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ बच्चों, ईच ऑफ के अलावा ईच 2 और तरीक़ों से भी काम कर जाता है। ईच 2 और तरीक़ों से काम करता है। 2 तरीके कौन से जिनसे ईच काम करता है, ईच के बाद कई बार प्लूरल सब्जेक्ट आता है। ईच के बाद कई बार प्लूरल सब्जेक्ट आता है। कैसे प्लूरल सब्जेक्ट आता है भाई, जैसे मैं बोल देता हूँ दे ईच प्लेड देयर गेम, दे ईच प्लेड देयर गेम। भाई हर एक ने अपना गेम खेला या अपना पार्ट किया। यानी यहाँ देखो इस ईच के बाद, ईच क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट क्या था, दे, और इसके बाद ईच आया। एक बार फिर से लिखता हूँ, दे ईच प्लेड देयर गेम। सेशन लंबा हो रहा है थोड़ा। दे ईच प्लेड देयर गेम, भाई हर एक ने अपना गेम खेला या अपना पार्ट किया। दे ईच प्लेड देयर पार्ट। तो सीख गए यहाँ से भाई, ईच के जब ईच आता है तो कई बार कैसे यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो जाता है। और कई बार यही ईच बच्चों प्लूरल ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज़ हो जाएगा। प्लूरल ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज़ हो जाएगा। कैसे यूज़ होगा प्लूरल ऑब्जेक्ट के बाद, लो मैं दिखाता हूँ आपको। प्लूरल ऑब्जेक्ट के बाद होगा आई गेव देम, आई गेव देम ईच ए कॉपी। भाई मैंने हर एक को एक कॉपी दी थी। तो यहाँ देख लो, आई सब्जेक्ट, गेव वर्ब, देम ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद भी ईच यूज़ हो गया। यानी यहाँ से सीख गए ईच कितने तरीके से काम करता है। अगर मैं ईच की बात कर लूँ, ये सब चीज़ें सीखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रामर है, हम इन सब का फंक्शन सीख रहे हैं। ईच एडजेक्टिव की तरह काम करता है,
बिल्कुल करता है, आप सीख चुके हो। ईच कभी कभी प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। और बच्चों ईच जब प्रोनाउन की तरह काम करता है तो हमने फर्दर सीखा कि ये 3 तरीक़ों से काम करता है। कभी कभी ये ईच प्लूरल ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, कभी कभी ये प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आएगा, और कभी ये ऑफ के साथ जुड़कर आता है। ये समझाना चाह रहा था मैं। आ जाओ, कहाँ थे, कौन सा था, थर्ड। ही फील्ड 3 पॉट्स विद वाटर एंड प्लेस्ड देम ऑन ए हाई फायर। हो गया था इतना। तो आगे फोर्थ को देखो। फोर्थ में मैंने बताया था कि लेट यहाँ पर एक मेन वर्ब थी, और मेन वर्ब थी बच्चों, तो ये कैसा होना था आगे। मेन वर्ब, जब भी लेट मेन वर्ब बनता है तो बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो यहाँ वर्ब कैसी आनी थी, यहाँ वर्ब आनी थी बच्चों, हर एग के साथ क्या हुआ होगा, सॉरी हर पोट के साथ क्या होगा, बॉयल। बॉयल पर रख दिया। ही देन लेट देम बॉयल विदाउट सेइंग ए वर्ड टू ए डॉटर। हाँ, उन्हें उबलने के लिए छोड़ दिया उसने, ठीक है, बॉयल ही ओके था, कोई इशू यहाँ मुझे नहीं लगा। एक सेकंड। ही लेट देम in the second pot coffee beans on the high fire. Once the 3 pots began to boil, he then let them boil with, हाँ ओके। आगे आ जाओ, कहाँ था फिलर, मेरा फिलर कहाँ था। फिफ्थ में देखो, मैंने पहले ही बताया इंटेरोगेटिव वर्ड था, और बच्चों इंटेरोगेटिव वर्ड था तो यहाँ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, और इंटेरोगेटिव वर्ड था तो इन्वर्जन होना था। आमतौर पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जब भी इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन होती है तो इन्वर्जन होता है। ये वाली वर्ब उठ के इस सब्जेक्ट से आगे आ जाती है, यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। अब यहाँ पीछे क्वेश्चन टैग मुझे दिख रहा था, क्वेश्चन मार्क दिख रहा था। क्वेश्चन मार्क जब दिख रहा था तो मुझे यहाँ इन्वर्जन करना था, और अगर इन्वर्जन ही करना था बच्चों तो 2 ऑप्शंस को तो मैं यूं ही हटा देता। यहाँ तो इन्वर्जन नहीं था तो इसे हटा दिया। अच्छा, यहाँ वर्ब भी नहीं थी, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं थी, इसे हटा दिया। या तो डू यू आता या डिड यू आता। अब मेरी बात समझो, डू तो पॉजिटिव सेंस दे, डू तो प्रेजेंट की सेंस देता, सारी कहानी पास्ट की थी, तो इसे उड़ा दो। हाउ डिड यू, भाई इन्वर्जन होना था और पूरी स्टोरी वैसे पास्ट में चली, लेकिन अब यहाँ एक जनरल बात कर रहा है कि विच वन आर यू, भाई तुम कौन से हो। तो ये क्या कहेगा, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस में ही लेकर चलेगा। आर लगाया तो यहाँ भी डू ही लगाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट में बात कर रहा है। भाई तुम कैसे हो, तो वो उसका एक, उस बंदे की एक क्वालिटी हो गई ना कि तुम कैसे हो। ये थोड़ी है तुम अभी ऐसे हो, थोड़ी देर बाद तुम बदल जाओ, अभी तक तुम कैसे हो। तो यहाँ हाउ डू यू आना था, यहाँ क्या आना है, हाउ डू यू आना है। तो यहाँ डिड यू डू भी हटा दिया क्योंकि इन्वर्जन नहीं हो रहा, ये भी हटा दिया, ये हटा दिया क्योंकि सारी बात ये जो कर रहा है अब प्रेजेंट में समझा रहा है अपनी बेटी को, आर का यूज़ कर रहा है, तो मैं भी यहाँ प्रेजेंट की ही कोई वर्ब यूज़ करूँगा, इसीलिए मैं यहाँ डू यू लगा सकता था। अब सेंटेंस फिलर फिल हो गया। आगे पढ़ते हैं। थिंग्स दैट ट्रूली मैटर इज़ हाउ। अब देखो क्या कह रहा है भाई, हम कैसे चूज़ करते हैं। यहाँ क्या बात कर रहा है, अस दिख रहा है मुझे, अच्छा वी दिख रहा है मुझे। इतना देख के मुझे समझ आ गया कि भाई या तो अस आए या वी आए, सब्जेक्टिव केस है तो वी आए और ऑब्जेक्टिव केस है तो अस आए। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है भाई हाउ वी चूज। सब्जेक्टिव केस चाहिए था क्योंकि वर्ब थी, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आना था, ये तो स्ट्रक्चर था, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ वी लगा देते, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाउ वी चूज़, बाकी ऑब्जेक्टिव केस दिया ही नहीं, तो भाई सारी जगह वी की बात कर रहा था, तो मैं यू दे आई क्यों लगाऊंगा, मैं तो वी ही लगाऊंगा। ऐसे ही तो कहेंगे हमारी ज़िंदगी में समस्या आती है, हम कैसे उन्हें टैकल करते हैं, क्या हमारा एटीट्यूड होता है। तो मैं ये थोड़ी कहूँगा हमारी ज़िंदगी में समस्या आती है और तुम कैसे उसे टैकल करते हो, तो वी की सेंस आ रही थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज ना थोड़ी सी व्हेन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है एक वर्ड कई सारे तरीक़ों से काम करता है, और हमें अब इस लेवल पर आकर ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि कौन सा वर्ड किस तरीके से काम करता है। देखो ग्रामर तो स्कूल में भी सीखते आए थे, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब के एक नज़रिए से हमें फंक्शनल ग्रामर आनी चाहिए, कि भाई ये फंक्शन कर कैसे रहे हैं। इसीलिए हम एक बार व्हेन पर नज़र डालते हैं कि व्हेन कैसे यूज़ होता है। क्या कहता है, हेडिंग में कहता है हाउ टू यूज़ व्हेन, भाई व्हेन को कैसे यूज़ करोगे, और व्हेन टू यूज़ व्हेन, व्हेन को कब यूज़ करोगे, एंड व्हेन नॉट टू यूज़ व्हेन, व्हेन को कब यूज़ नहीं करना। तो देखो सीखो, यहाँ से कुछ चीज़ें सीख जाओ बच्चों। क्या सीखोगे आप, यहाँ से सीखोगे व्हेन एक कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है। कई बार ना व्हेन एक कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है। अब भाई व्हेन कंजंक्शन की तरह यूज़ तो होता है, लेकिन मुझे तो यही नहीं पता कंजंक्शन होती क्या है।
तो मैं कंजंक्शन पर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हो कंजंक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ते ही हैं, एक कंजंक्शन है, 7th नंबर पर आती है शायद। तो कंजंक्शन क्या करती है, देखो हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए इंग्लिश में, तब बात बनेगी। कंजंक्शन देखो दो वर्ड से मिलके बना, एक तो जंक्शन और एक कन। जंक्शन होता है हिसार, एक जंक्शन है, ये हिसार है और ये सिरसा है, इसे एक चीज़ जोड़ रही है, तो ये हिसार एक जंक्शन है भाई, ये जोड़ रहा है। जहाँ कई जगहों से गाड़ियाँ आ रही है, यहाँ राजस्थान से भी आ रही है, पंजाब से भी आ रही है, सिरसा से भी आ रही है, ये एक जंक्शन है, ये जोड़ रहा है। जंक्शन का मतलब ये होता है टू ज्वाइन, किसी चीज़ को आप जोड़ रहे हो, जंक्शन का मतलब ही होता है टू ज्वाइन। और बच्चों कन, जो कन होता है इसको तो हम बहुत बार कर चुके, कन का मतलब होता है टुगेदर। अब कह रहा है टुगेदर टू ज्वाइन, इसका मतलब है कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइन करता है। और किस चीज़ को ज्वाइन करता है, टुगेदर। सेम सी चीज़ें, जो एक ही तरह की चीज़ें, उन्हें ज्वाइन करता है, वो कहता है कंजंक्शन। कंजंक्शन सबसे लॉयल पार्टनर है भाई, कंजंक्शन सेम चीज़ों को जोड़ेगा। कंजंक्शन कैसे जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ देगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ देगा, मतलब एक सेम चीज़ें, एक सेम चीज़ों को जोड़ेगा। जैसे V2 को V2 से जोड़ रहा था, वहाँ पर भी एंड कंजंक्शन था, अभी एक सेम स्ट्रक्चर हो, सेम सी चीज़ों को जोड़ता है। तो क्या कहता है, ये डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार इसकी। कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर, ये तो मैं बता चुका, जोड़ता है। अब अगर कंजंक्शन ना हो तो क्या होगा भाई, मान लो कंजंक्शन का इस्तेमाल ही नहीं होता, क्या आवश्यकता पड़ी ग्रामर में कंजंक्शन बनाने की। भाई अगर कंजंक्शन नहीं होते ना तो मैं छोटे छोटे सेंटेंस ही बोल पाता, मैं कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना ही नहीं पाता। यही कह रहा है, बिना कंजंक्शन के ना मैं किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंसेज में एक्सप्रेस कर पाता। देखो कैसे, बिना कंजंक्शन के बच्चों मैं छोटे छोटे आइडिया को सिंपल सेंटेंसेज में बता पाता। अब मैं बार बार बोलता, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक ईटिंग, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज आफ्टरवर्ड। डिशेज का मतलब होता है भाई बर्तन धोना, डूइंग द डिशेज का एक बोलते भी हैं फ्रेज, डूइंग द डिशेज, इसका मतलब ही होता है भाई बर्तन साफ कर रहा है कोई, कर रहा है कोई। तो अगर कंजंक्शन नहीं होती तो मैं ये छोटे छोटे सेंटेंस बोल पाता, आई लाइक कुकिंग, आई लाइक ईटिंग, आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेज। भाई इनको जोड़ूँ कैसे, इनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए और मैं एंड कंजंक्शन से जोड़ रहा हूँ, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट। अब देखो कुकिंग एंड ईटिंग, एंड ने सेम चीज़ों को जोड़ा, भाई कुकिंग भी मुझे पसंद है, ईटिंग भी, लेकिन बट भी एक कंजंक्शन है। बट कैसा जोड़ता है, नेगेटिव एक्सपेक्ट से। अब कह रहा है आई डोंट लाइक, भाई मुझे कुकिंग और ईटिंग पसंद है, दोनों चीज़ें पसंद थी तो मैंने इन्हें एंड से जोड़ा। और ये जो डूइंग डिशेज या वॉशिंग डिशेज था ये मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने बट से जोड़ा। बेसिकली कहने का मतलब था भाई कंजंक्शन ने इन 3-4 छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बना दिया, एक अच्छा सेंटेंस बना दिया। देख लो। और हमने सीखा भी था भाई दो वर्ब तो दो कनेक्टर हमने सीखा, सॉरी दो, और भाई हमने सीखा भी था जितनी वर्ब उससे एक कम कनेक्टर। तो यहाँ वर्ब देखो, यहाँ बेसिकली बच्चों कितनी वर्ब्स आई, एक तो आई लाइक और ये दो सेंटेंस थे, आई लाइक कुकिंग यानी एक बार ये, और दूसरा सेंटेंस था आई लाइक ईटिंग, यानी एक लाइक ये, एक लाइक ये, इनको एंड से जोड़ दिया। दो वर्ब तो यही निकल गई और आगे फिर डोंट लाइक एक वर्ब आई, इनको बट से जोड़ दिया, यानी 3 वर्ब आई और 2 कनेक्टर लगाए इसने। कौन कौन से कनेक्टर, एंड और बट से लगाया। यानी कंजंक्शन का मतलब ये था कि भाई एक जंक्शन बना दिया, इन सबको जोड़ दिया। फिर अगले एग्जाम्पल में कहता है सोफी इज़ क्लियरली एग्जॉस्टेड येट शी इंसिस्ट ऑन डांसिंग टिल डाउन। भाई सोफ़ी जो है कोई लड़की है, पूरी तरह से थकी हुई है, येट लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, जोर दे रही है इस बात पर कि मैं तो डांस करूँगी। कब तक डांस करेगी, टिल डॉन, मतलब सुबह तक डांस करेगी। डॉन होता है भाई मॉर्निंग के लिए और डस्क होता है शाम के टाइम, डस्क की कम्प्लेक्शन बोलते भी हैं, थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन हो, तो इसी से मैंने रिलेट करके याद कर लिया था। आगे क्या कहता है, कंजंक्शन का इस्तेमाल करते टाइम एक चीज़ का याद जरूर रखें कि जो कंजंक्शन है, मेक श्योर दैट द फ्रेजेस जॉइंड बाय द कंजंक्शन आर पैरेलल, शेयर दिस सेम स्ट्रक्चर। एक तरह की चीज़ें जुड़े हैं भाई, वर्ब को वर्ब से जोड़ो, प्रेप वर्ब को वर्ब से जोड़ो, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ो। यूँ ही नहीं है किसी भी चीज़ को जोड़ दिया, क्योंकि मैंने बताया कंजंक्शन सबसे लॉयल पार्टनर है इंग्लिश ग्रामर का, सिर्फ सेम चीज़ों को जोड़ता है। तो यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस पे देखो क्या कहता है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली। देखो मेरे मुंह से ही निकल गया आई वर्क क्विकली एंड केयरफुली, क्योंकि हमें आदत ही है भाई, क्विकली भी एक एडवर्ब थी और केयरफुली भी एक एडवर्ब थी, इसीलिए एंड कंजंक्शन इन्हें जोड़ पा रही थी। अगर मैं बोलता आई वर्क क्विकली तो ये तो एक एडवर्ब थी और केयरफुल एक एडजेक्टिव था, दो डिफरेंट चीज़ें थी, और इन डिफरेंट चीज़ों को एंड कंजंक्शन नहीं जोड़ पाती बच्चों, एंड कंजंक्शन नहीं जोड़ पाती। यानी यहाँ से अभी तक ये सीख गए कि कंजंक्शन का काम है जोड़ना और
सेम चीज़ों को जोड़ती है। अब मैंने बताया भाई व्हेन भी एक कंजंक्शन होता है तो व्हेन एक कंजंक्शन होता है, तो व्हेन के एग्जांपल देखते हैं व्हेन कैसे जोड़ता है। देखो यहाँ व्हेन कंजंक्शन था, जोड़ रहा है आई वाज स्लीपिंग, एक चीज़ को, एक क्लोज को जोड़ रहा है दूसरे क्लोज से। व्हेन द बेल रिंग, ठीक है, कोई इशू नहीं है, जोड़ने दो, दो सेम चीज़ों को जोड़ रहा है। आई वॉज प्लेइंग, भाई मैं खेल रहा था, व्हेन दे वर स्टडिंग, कोई इशू नहीं है, एक क्लोज को फिर से क्लोज से जोड़ रहा है। कॉल मी व्हेन यू रीच एट होम, भाई मुझे फ़ोन करना जब तुम घर पर पहुंच जाओ, कोई इशू नहीं है, जोड़ने दो, सेम चीज़ों को जोड़ रहा है। एक वर्ब यहाँ ये दिखी, एक वर्ब ये दिखी, एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ रहा है। आगे फिर कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, वी वर हैविंग आवर डिनर व्हेन ग्रैंडफादर कॉल्ड, वी वर हैविंग आवर डिनर व्हेन ग्रैंडफादर कॉल्ड। भाई यहाँ क्वेश्चन टैग नहीं आना था, वी वर हैविंग आवर डिनर व्हेन ग्रैंडफादर कॉल्ड, क्वेश्चन नहीं बना रहा, ये एक बात बता रहा है, ठीक है, जोड़ रहा है, कोई इशू नहीं है। एक वर्ब यहाँ थी, एक वर्ब यहाँ थी, यानी यहाँ से मैं एक चीज़ सीख गया कि जो व्हेन है कंजंक्शन की तरह काम करता है। आगे सीखते हैं बच्चों, व्हेन एक प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। और व्हेन जब प्रोनाउन की तरह काम करता है तो व्हेन दो तरीके से काम करता है। एक बार तो व्हेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा तो आप खुद समझ गए, सब्जेक्ट वर्ब सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। और जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है बच्चों तो इन्वर्जन होगा, वर्ब सब्जेक्ट से आगे उठकर आ जाएगी। तो क्या कर रहा है, ये कह रहा है व्हेन विल यू सबमिट योर असाइनमेंट। अब ये क्वेश्चन टैग बना रहा है और देख लो ये वाली वर्ब जो विल थी इस यू से आगे आ गई। आमतौर पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना था, लेकिन यहाँ वर्ब प्लस सब्जेक्ट बना दिया, कोई इशू नहीं है, बनाने दो। आगे कह रहे हैं व्हेन आर यू प्लानिंग टू कम। अब देख लो व्हेन जो था भाई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था, सब्जेक्ट बन रहा था, और आर एक वर्ब थी, और यू फिर से मेरा कह सकता हूँ मैं सब्जेक्ट था, इन्वर्जन कर रहा था, वर्ब सब्जेक्ट से आगे उठ कर आ रही थी। यानी बेसिकली मैं दो बातें सीख गया अभी तक कि व्हेन कंजंक्शन का भी काम करता है और व्हेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। इसी के साथ मुझे एक और बात आपको सिखानी है कि व्हेन जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी कर जाता है। व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी कर जाता है, करने दो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस ए डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लॉज एंड कनेक्ट इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। भाई सीधी सी बात है, रिलेटिव प्रोनाउन भी जोड़ता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब ये क्या होते हैं, ये कुछ भी नहीं होते भाई। डिपेंडेंट क्लॉज वो है जिसका मतलब वो अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता, उसे किसी और क्लोज की आवश्यकता रहती है, इसीलिए उसे डिपेंडेंट का। इंडिपेंडेंट क्लोज वो है, वो अपनी कंप्लीट सेंस दे देता है, उसे किसी और क्लोज की आवश्यकता नहीं रहती। तो रिलेटिव प्रोनाउन इन तरह की चीज़ों को जोड़ता है। अब यहाँ देखो व्हेन कैसे जोड़ रहे हैं इनको, ये तो विच से जोड़ रहा है, व्हेन का एग्जाम्पल इसे डालना चाहिए था, चलो इसने व्हेन का एग्जाम्पल नहीं डाला, विच से समझ लो। आई मीट रेबिका इन टाउन येस्टरडे विच वाज ए नाइस सरप्राइज। भाई ये विच एक इस सेंटेंस को इससे जोड़ रहा था, कोई इशू नहीं है, इसको समझ लो। व्हेन भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, इसका एग्जांपल इसने दिया नहीं, व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। यानी व्हेन कितनी तरह से काम करता है बच्चों, व्हेन कितनी तरह से काम करता है, ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है, तब बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। व्हेन कंजंक्शन की तरह भी काम करता है जब सेम चीज़ों को जोड़ता है, व्हेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, और बच्चों व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। इसीलिए मैंने इसकी हेडिंग बनाई थी हाउ टू यूज़ व्हेन, और व्हेन टू यूज़ व्हेन, एंड व्हेन नॉट टू यूज़ व्हेन, कोई इशू नहीं है। एक चीज़ और होती है बच्चों, एडजेक्टिव क्लॉजेज भी होते हैं। देखो एडजेक्टिव क्लॉजेज क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेज वो होते हैं भाई, क्लॉज ऐसा होगा कि वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एडजेक्टिव की तरह क्लोज क्या होगा, क्लोज होगा भाई, सब्जेक्ट भी होगी, वर्ब भी होगी। आज तक तो हमने एडजेक्टिव सिंपल वर्ड सीखे थे, गुड, फास्ट, बैड, लेकिन अब एडजेक्टिव क्लोज क्या होगा, यानी उसमें सब्जेक्ट होगी, वर्ब होगी, और वो क्लोज होगा, लेकिन वो काम एडजेक्टिव की तरह करेगा, यानी किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। भाई है एक क्लोज लेकिन वो काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए हमने उसे नाम दिया एडजेक्टिव क्लॉज। देखो रिलेटिव क्लॉजेज आर आल्सो समटाइम रेफर टू एज एडजेक्टिव क्लॉजेज बिकॉज दे आइडेंटिफाई और गिव अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज दे रिलेट टू। कोई इशू नहीं है भाई, ये क्या कह रहा है, जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं ये कई बार एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, तो एडजेक्टिव क्लॉज कह दिया जाता है। एक बार एग्जांपल पढ़ो, नथिंग दैट आई डिड प्लीज्ड माय फादर। कहता है भाई यहाँ कुछ बच्चों को देख के लगा कि डिड तो एक V2 थी, और डिड के बाद भाई डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, तो ये सेंटेंस गलत था, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। क्यों करेक्ट था बच्चों, समझो। ये एक एडजेक्टिव का क्लोज था,
नथिंग प्लीज्ड माई फादर। देखो सेंटेंस क्या था, सॉरी सेंटेंस था नथिंग प्लीज्ड माई फादर। ये नथिंग एक सब्जेक्ट था, ये प्लीज्ड एक V2 थी, ये माई जो था पोजेसिव एडजेक्टिव था और फादर एक नाउन था। सेंटेंस इतने पे भी करेक्ट था, नथिंग प्लीज्ड माई फादर। लेकिन इस नथिंग के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी थी। भाई नथिंग क्या, नथिंग जो कुछ भी मैंने किया, दैट आई डिड, मैंने जो कुछ भी किया ना उससे मेरे पापा खुश हुए ही नहीं, ये था। नथिंग इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था, प्लीज इस सेंटेंस की मेन वर्ब थी और माई फादर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था। और ये जो दैट आई डिड था बच्चों, ये क्या था, ये एडजेक्टिव एक क्लोज था। ठीक है, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, तब ग्रामर पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस करवा दिया। रिलेटिव प्रोनाउन लाइक कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट जॉइन क्लॉसेस, कोई इशू नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ता है कंजंक्शन की तरह, ओके है। अब एक व्हेन का यूज़ और सीख लो। अभी तक सीख गए व्हेन कंजंक्शन का काम करती है, व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन का काम करती है और व्हेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम करती है, और बच्चों व्हेन एडवर्ब का काम भी करती है। ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, और ये भी नहीं है कि ये नेसेसरी है। अगर इसको नहीं समझ पाए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो एक दो बार वीडियो दोबारा देख लो, और फिर भी नहीं समझे तो निराश नहीं होना कि समझ नहीं आया, कोई इशू नहीं है। ये ऐसा नहीं है भाई ये नहीं आती तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये अच्छी चीज़ थी जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया। व्हेन कंजंक्शन की तरह भी काम कर गया, व्हेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम कर गया, व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम कर गया, और व्हेन कभी कभी एडवर्ब का काम भी करता है। हमने पढ़ा था वेयर व्हेन वाई हाउ का आंसर एडवर्ब होता है, तो ये अपने आप में एडवर्ब है। व्हेन शुड यू से सॉरी टू समवन, भाई किसी को सॉरी कब बोलनी चाहिए, यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि एक टाइम बता रहा है कब बोलनी चाहिए, एडवर्ब ऑफ टाइम है, कब बोलनी चाहिए ये बता रहा है। आगे कहता है व्हेन आर वी सपोज टू मेक पेमेंट्स, भाई हमें पेमेंट कब करनी है। द कस्टर्ड टेस्ट्स बिटर, कब कर जो कस्टर्ड है वो टेस्ट बिटर कब लग रहा है, वो बिटर जब उसे चिल्ड खा लेते हो आप, व्हेन टेकन चिल्ड। ये थी आज की शीट। इसके अलावा कुछ और अच्छे वर्ड्स थे, मुझे लगा आपके साथ डिस्कशन कर लेनी चाहिए, काफ़ी अच्छे वर्ड थे। शायद ये वर्ड्स अभी आपके एग्ज़ाम्स में ना पूछे जाएं, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह में आप इन्हें देख सकते हो। भाई हमने तो वाई पढ़ा था, व्हेन पढ़ा था, हाउ पढ़ा था, अब इनके पीछे एस और लगा दिया, ये क्या हो गया, वाइज हाउस व्हेन, ये क्या हो गया भाई, ये कुछ भी नहीं हुआ बच्चों। तो भाई ये सारे भी ओके थे, न्यूज़पेपर में ऐसा कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, ये सब ओके होते हैं। वाइज हाउस व्हेन बेसिकली ये तीनों नाउन होते हैं, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। इनका मतलब क्या होता है, ज़िंदगी में हम कुछ करने से पहले सोचते नहीं है वाइज एंड हाउस की, भाई कैसे होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये वही सेंस देता है वाइज एंड हाउस ऑफ लाइफ की, भाई ज़िंदगी में क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये उसी चीज़ को डिनोट करता है, कोई इशू नहीं है। और जब वाइज होता है, एक बारी बता देता हूँ आपको, जब वाइज नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रीजंस की, कई सारे रीज़न की, भाई क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों, तो ये कई सारे रीज़न देता है। जैसे मैं पूछता हूँ, मैं कह सकता हूँ ही आस्क्ड बिहाइंड द वाइज ऑफ डिसीजन, भाई वो पूछने लगा कि क्या कारण रहे कि आपने ये डिसीजन लिए, वाइज ऑफ डिसीजन, बिल्कुल ओके था। इसी तरह जब हाउस की बात आती है तो हाउ तो एक मैनर बताता है कि भाई कैसे करना है, तो ये क्या होता है, जब कोई मैनर बताएगा कोई इशू नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं, कोई भी चीज़ करनी हो तो वो कहते नहीं है कैसे होगी, उन्हें पता ही नहीं है, तो वो क्या पूछते रहते हैं, वो हमेशा बोलते हैं द एटर्नल। एटर्नल का मतलब होता है समथिंग परमानेंट, जो हमेशा ही रहेगी। वाइज एंड हाउस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, वाइज एंड हाउस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, वाइज एंड हाउस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, भाई बच्चे कुछ भी करते हैं तो वो हमेशा पूछते रहते हैं कि कैसे होगी, वाइज एंड हाउस करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, तो उस सेंस में था। न्यूज़पेपर में कई बार देखने को मिल जाएगा और बिल्कुल ओके है, कोई भी एरर इसके अंदर नहीं है। एक बारी फटाफट, सेशन थोड़ा बड़ा हो गया है, एक बारी फटाफट हम हमारे टॉपिक को और डिस्कस करते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये ऑथर कहता है भाई ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, जो पूरा संसार है ना वो एक मंच है। भाई हम सब मंच पर काम कर रहे हैं, अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, जो किरदार भगवान ने हमें दिया है वो काम हम कर रहे हैं। हम सब एक्टर्स हैं, अपना अपना रोल निभा रहे हैं, किसी को कुछ रोल दिया है भगवान ने, किसी को कुछ रोल दिया था। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज का मतलब ये होता है कि भाई पूरा संसार एक
एक मंच है और जहाँ हर आदमी अपना अपना किरदार निभा रहा है। इस इडियम से मुझे एक और चीज़ सीखने लायक मिल गई जो मैं आपको बता सकता हूँ। स्टेज होता है जहाँ हम परफॉर्मेंस देते हैं, जहाँ टीचर खड़ा होकर पढ़ाता है, वो भी स्टेज है। उसी का कुछ सिनोनिम होता है, उसी का सिनोनिम होता है बच्चों पोडियम। उसी का सिनोनिम होता है पोडियम। और स्टेज पोडियम का एक और सिनोनिम भी होता है बच्चों ट्रिब्यून। अब आपने पढ़ा होगा कि ट्रिब्यून तो एक न्यूज़पेपर है, तो वो क्यों इस पर क्यों नाम पड़ा, उसका ट्रिब्यून नाम क्यों रखा? उन्होंने इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि वो एक मंच है जहाँ से वो लोगों को अपनी बात रख पा रहे हैं। तो एक मंच को ट्रिब्यून भी कहा जाता है, पोडियम भी कहते हैं और स्टेज भी कहते हैं। इसीलिए उन्होंने ट्रिब्यून अपने पेपर का नाम रखा। भाई ये हमारा एक मंच है जहाँ से हम अपना बात, अपना मैसेज लोगों तक कन्वे कर रहे हैं। तो यही थी मेरी आज की डेली डोज। उम्मीद करता हूँ आपको ये शीट पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करो कि क्यों पसंद नहीं आई, कहाँ कमी रह गई भाई हमारी। थैंक यू फ्रेंड्स।